आज मेरे मन में एक बात चल रही थी, किस्मत, भाग्य, या तो उसका उल्टा बदकिस्मत, दुर्भाग्य, ये क्या चीज है बेसिकली, और ये क्यों है? एक क्वेश्चन बाद में उठा। पहले मुझे समझ में आया, जो भी मुझे समझ में आया, पहले वो समझ में आया, उसके बाद फिर ये उठा। क्योंकि हम लोग सब कोशिश यही करते हैं जिंदगी में, हम मेहनत करें और हमको कुछ रिजल्ट मिले। बहुत बार बहुत कम मेहनत करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। लगता है कि हमारे कामों से उसका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, अच्छी किस्मत होती है। वहीं पर करते रहो कुछ होता ही नहीं है, तो उसको हम लोग दुर्भाग्य बोलते हैं। क्या है दुर्भाग्य? आजकल जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं बुक, एकदम बहुत बड़ी किस्मत की बात है मेरे लिए तो, कि एक ऐसी किताब मेरे पास आई और मैं आप लोगों को पढ़ के शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये किस्मत का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने खोजा होगा? मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आदमी कौन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिस किसी ने भी खोजा होगा किस्मत का कॉन्सेप्ट, उसके पीछे क्या थॉट होगा? हमारा जो सेल्फ है, आप जानते हैं सेल्फ क्या है? हम लोग ये फिजिकल बॉडी है, उसके बाद कुछ बोलते हैं आत्मा होती है, पता नहीं होती कि नहीं होती। और जब से बुद्ध को पढ़ रहे हैं तब से तो और कंफ्यूजन हो गया है। कंफ्यूजन भी हुआ है, क्लैरिटी भी हुई है। कंफ्यूजन ये हो गया है कि आसपास की हर चीजें बुद्ध के हिसाब से खत्म होने वाली हैं, इसलिए हम नहीं हैं। राइट, यही है ना? बुद्ध के हिसाब से अनंता आइडिया ये कहता है कि जो भी चीज आपके सामने पैदा हुई है और कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी, तो वो अनंता है, वो मैं नहीं हूं, क्योंकि वो सफरिंग देती है। तो इसमें किस्मत कहाँ आती है? क्या ट्रूथ हम लोग को कभी मिलेगा तो क्या किस्मत से मिलेगा? जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, इम्तिहान की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अभी इसलिए ये बात पता है कहाँ से ला रहा हूँ? आजकल मैं इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँ, एक मेडिकल एग्जाम की तैयारी। अचानक पता नहीं कहाँ से इस 40 साल की उम्र में एग्जाम आ गया। तो ये जब ये थॉट आता है तो दिमाग में क्या आता है? पता नहीं क्या बेकार किस्मत है मेरी, मुझे वो पढ़ना पड़ रहा है, एनाटॉमी, वो सब बड़ी बोरिंग चीज है मतलब मेरे लिए। और वहीं जब इसको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है वाह कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, मैं स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहा हूँ। ये क्या मेरे हाथ में है अपने आप को किस्मत में ला सकना या अपनी किस्मत खराब कर सकना? ये हमारे हाथ में है। किस्मत बेसिकली वो चीज का नाम दिया है जिसने भी खोजा है, जो हमारे हाथ में नहीं है। राइट? कि और कुछ है? लोग कोशिश तो करते हैं बड़ी कि किस्मत को भी कंट्रोल कर लें, मूंगा मोती पहन लें, बिल्ली का रास्ता काट रही है तो किसी और को बदकिस्मत दे दें। बट बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है मेरे हिसाब से कि किस्मत मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके हाथ में नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर मेरा हाथ है क्या? फिर मैं क्या काम करूं, क्या जानूं, क्या करूं? फिर मुझे एक और चीज समझ में आया अपने बारे में कि मैं कुछ चीजें तो कर सकता हूं, लेकिन कुछ चीजों के लिए तो बना ही हूं। जैसे मैं डॉक्टरी कर सकता हूं, थोड़ा मेहनत लगेगी, घसीटना पड़ेगा, कर भी लूंगा। जैसे आप किसी बड़ी गाड़ी का पहिया छोटी कार में लगाने की कोशिश करिए, काट कूट के लगा देंगे आप, खचर खचर आवाज करेगी छोटी गाड़ी। मेरा हाल वही है मेडिकल प्रोफेशन के साथ। मैं कर सकता हूं, मरीज देख भी लूंगा, मरीज ठीक भी कर लूंगा, एनर्जी बहुत खर्च होगी उसमें, लेकिन कुछ चीजों के लिए तो मैं बना ही हूं। वो मेरी स्पिरिचुअल यात्रा है। और खाली मेरे बारे में नहीं है ये सच बात, ये हर बच्चे के बारे में है, हर इंसान के बारे में है। इसीलिए बचपन में जो हमको पढ़ाया लिखाया जाता है उसमें बड़ा मेहनत लगता है, क्योंकि हमारा जो सोल पर्पस इस फिजिकल बॉडी का और माइंड का है वो आर्टिफिशियल सक्सेस नहीं है। आर्टिफिशियल सक्सेस मतलब सोसाइटी में मेहनत करके आगे बढ़ के कुछ बन जाना, नाम कमाना। ये पर्पस है नहीं। अगर ये पर्पस होता तो हम लोगों को आराम से
उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती. इट वुड हैव बीन आवर लाइक प्लेजर टू डू दैट. वहीं पर छोटे से छोटा बच्चा मिस्टिकल चीजों के लिए बड़ा क्यूरियस होता है. उसको मुश्किल से मुश्किल तरीके से आप मतलब बताएं कि कोई ऐसी चीज है जो मिस्टिकल है तुम्हारे अंदर, उसको खोजने के लिए एनर्जी आती है हम लोगों के अंदर. तो किस्मत का बहुत बड़ा रोल है हम लोगों की लाइफ में. बदकिस्मत का भी बड़ा रोल है, लेकिन दिस रोल is basically hinting that what you are is something which you don't know. कोई ऐसी चीज तुम हो जिसको तुम जानते नहीं हो. तुम सोच रहे हो तुम फिजिकल बॉडी हो, ये तुम्हारी फैमिली, ये तुम ही हो, और उसमें कुछ न कुछ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तुम हो नहीं. तुम कोई ऐसी चीज हो जो तुम जानते नहीं हो. किस्मत कोई और चीज है जो तुम्हारा मालिक है. जब ये मालूम होना शुरू हो जाता है ना, यार कोई और चीज है जो हमारी, तब खाली पैसिविटी नहीं आती. अगर आधे अधूरे तरीके से समझेंगे किस्मत को तो लगेगा छोड़ो यार, जब हमारे हाथ में नहीं तो छोड़ो, पैसिविटी आती है. लेकिन अगर गहराई से सोचेंगे किस्मत के कॉन्सेप्ट को, तो हम सोचेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, फिर मैं कौन हूं, कहां से पैदा होती है किस्मत. इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं क्या सचमुच में भाग्य होता है, उसका सोर्स क्या है. कोई सेल्फ नाम की चीज है जो कि बिल्कुल अननोएबल है, जिसको जानना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है. क्या वहां से भाग्य पैदा होता है, जिसको जानना ही पॉसिबल नहीं है? अगर उसका रोल की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सी चीज डिसाइड हो रही हैं, कभी अच्छा हो रहा है, कभी खराब हो रहा है, तो उसको जानने का रोज 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 मन करेगा. खूब एनर्जी इकट्ठी करके हम उसमें खर्च करेंगे, उस चीज को जानने के लिए हमारे अंदर कि वो कौन सी चीज है. बिकॉज ऐसा धरती पर कोई इंसान नहीं है जो या तो किस्मत वाला ना हो या तो बदकिस्मत ना हो. तो कहां से आती है किस्मत, उसका सोर्स क्या है, तो कौन सा एलिमेंट है. कल वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे. हाँ आएगा आज. कह रहे हैं कि आज की दुनिया में अगर आप इमोर्टैलिटी के बारे में बात करेंगे तो बड़ा अजीब सा लगता है. लोग इसको मीननेस मानते हैं, जैसे कोई छोटा काम. लोग इसको मानते हैं कंडेंसेशन, मतलब ये कंडेंसेशन, कंडेसेंस, सॉरी CONDES, कॉन्डिसेंशन मतलब ओछा काम. यार क्या अमर होने के चक्कर में पड़े हो, ऐसा लगता है. With ignominious ease we make the problem arising from it not merely an ontological but as a psychological one. हम लोग बड़े बेवकूफ होते हैं जब इसको, इस प्रॉब्लम को, इमोर्टैलिटी की प्रॉब्लम को, क्योंकि हम में से हर इंसान ये चाहता है कि हम कभी मरे ना हम न मरे, हमारे माँ बाप न मरे. एटलीस्ट बहुत से लोग, हम तो चलो अच्छा है, अच्छे लोग हैं, हम अपने मरने के बारे में ज्यादा बात नहीं करते. हम बोलते हैं हमको मरने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमारा बच्चा नहीं मरना चाहिए, हमारा बीवी नहीं मरना चाहिए, माँ बाप नहीं मरना चाहिए. तो किसी न किसी को तो हम अमर रखना चाहते हैं. तो इस आइडिया को, इस थॉट को हम लोग ऑन्टोलॉजिकल नहीं बनाते, बल्कि हम बना देते हैं साइकोलॉजिकल. ऑन्टोलॉजिकल मतलब कि हमारा जो सेल्फ है वो किस चीज का बना है, एक्चुअली किस चीज का बना है, इसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी. साइकोलॉजी मतलब मन के थॉट्स. बोल रहे हैं वेनिंगर एक फिलोसोफर थे, 1903 में, सॉरी 1880 में पैदा हुए, 90 में पैदा हुए थे. बोलते हैं वेनिंगर देन एड्स द पॉइंटेड रिमार्क, एक बात ये बोलते हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली प्योर साइंटिस्ट्स become concerned over religious and metaphysical problems shortly before their death. बड़े अच्छे लोग, प्योर साइंटिस्ट जो हैं, जैसे न्यूटन, गॉस, रीमान, विल्मर, वेबर, इन सब के बारे में कहा है कि ये सब लोग अपने मरने के कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, इनकी बड़ी स्ट्रांग क्यूरियोसिटी हो गई कि यार मेटाफिजिकल क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, क्योंकि अब जाने वाला है ना, अब जिस चीज को हम अब तक जिए हैं वो खत्म होने वाला है. तो अचानक से ये क्यों ऐसा होता है, हम कि डेथ के पहले क्यों होता है. द बुद्धा, फार फ्रॉम टीचिंग द एब्सर्डिटी इम्प्यूटेड टू हिम,
taught with unequaled logic the indestructibility of our inner essence even by death. जैसे हमने कल समझा था कि थेरावेदा जैसे लोगों की वजह से बुद्ध का नाम बड़ा बदनाम हो गया। थेरावेदा ने यह कहा कि बुद्ध कह रहे थे कि सेल्फ होता ही नहीं है। बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं समझाया। बुद्ध ने बल्कि बहुत ही सही तरीके से अनइक्वल्ड लॉजिक, एक ऐसे तर्क के साथ समझाया है। क्या समझाया? इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ आवर इनर एसेंस, हमारे अंदर का जो एसेंस है कभी नहीं मरता। और मारपीट तो छोड़ो, डेथ भी उसको टच नहीं कर पाती। बड़े डरावने भूत प्रेत दिखाते हैं लोग, डेथ का नाम लेते हैं ना, तो दिखाते हैं ऐसे यमराज आ रहे हैं, काट रहे हैं, सब रो रहे हैं सब उनके, बट हमारे एसेंस को कोई चीज छू नहीं पाती। ये बुद्ध ने बहुत जाहिर करके दिखाया है। ही सक्सीडेड इन मेकिंग दिस एविडेंट बाय एन ऑब्वियसली करेक्ट थियरम। इसके लिए उन्होंने बहुत थियरम बनाया, जैसे पाइथागोरस का थियरम होता है ऐसे ही, विच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड साइको साइबरनेटिक रीजनिंग। इसके पीछे बहुत और ऐसा नहीं कि खाली बुद्ध के साथ ही हुआ है। ये थियरम ऐसा है कि अगर इसको इस्तेमाल करें और अपने आप को इसके ऊपर लागू करने की कोशिश करें तो हमारे लिए भी ये वही रिजल्ट देगा। एक साइंटिफिक तरीके से बताया उन्होंने। एट द सेम टाइम ही सक्सीडेड इन गिविंग अस द ओनली कंप्लीटली वैलिड प्रूफ दैट कैन पॉसिबली बी गिवन ऑफ आवर इमोर्टैलिटी। और इसी तरीके से हमको प्रूफ भी दिया उन्होंने, एक थियरम दिया जिसके ऊपर तुम लागू करके अपने आप को देख सकते हो कि तुम डिस्ट्रॉय नहीं होगे। और फिर आपको प्रूफ मिल गया अपने आप जब डिस्ट्रॉय नहीं होगे तो इसका मतलब आप इमॉर्टल हो, तुम अमर हो। एज दिस इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए जब मैं इस किताब को खोल के पढ़ता हूँ और अचानक मेरे बगल में अल्ट्रासाउंड की किताब रहती है तो मुझे लगता है चलो फेल ही हो जाएंगे, फेल ही हो जाएंगे। 2-4 साल तक के लिए तो खाने के लिए पैसा आ गया है। और डॉन बॉस्को भी है ही, थोड़ा बहुत पैसा वहां से ले लेंगे। और बहुत बुरी से बुरी हालत हुई तो भीख मांग लेंगे यार, भिक्षा तो ये भी मांग रहे थे। इस किताब को पहले पढ़ेंगे, ठीक है। As this is of supreme importance, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात है। It is presented here in detail with conclusion that result from it. यहाँ पर हम conclusion के साथ आपको ये theorem समझा रहे हैं। Anyone who in the future wishes to discuss the value of Buddha's teaching, जो भी बुद्धा की टीचिंग के बारे में भविष्य में डिस्कस करना चाहता है, will have to come to terms with invincible logic of this theorem. इस लॉजिक को जरूर समझिए। Will have to come in terms. In terms मतलब बिना इसको समझे बुद्ध के बात को मत समझने की, जाहिर करिएगा कि आप समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। एकदम ऐसा लगता है जैसे कि पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, कौन कौन से जितने भी गॉन हो सकते हैं वो सब इसी के अंदर में है। थियरम सबसे पहला पॉइंट है इसमें। इसके पहले जो हमने कल पढ़ा था, एक उसमें हेडिंग थी, उसका नाम था प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या थी? या तो डेथ दुनिया में जरूरी नहीं है और हो सकता है हम बच जाएं डेथ से, या डेथ कोई ऐसी चीज को टच करती है जो हम नहीं है। डेथ इज नॉट व्हाट, या डेथ कोई ऐसी चीज है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम था। थियरम ये है। काफी लंबा बातचीत है, उसको मैं कल वाली बात को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आज पहले इसको बात कर लेते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है सेल्फ की, इमोर्टैलिटी का, उसका फ्रेमवर्क बदल रहे हैं। अभी तक जिस तरह से हम डेथ को समझ रहे थे वो तो हम सब जानते हैं, दुख, तकलीफ और मिजरी। अब दूसरे पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम ऑफ बुद्धा। If we wish to be sure of thinking psycho-cybernetically and thus of arriving at infallible judgment and incontrovertible truth, we should think in mathematical concept and in syllogisms whose major and minor premises are taken from the information flow of intuitive cognition. अगर कहते हैं हम ये चाहते हैं पक्के तरीके से साइको साइबरनेटिकली सोच पाते हैं, तो साइको साइबरनेटिकली बड़ा वर्ड है, लेकिन मुझे लगता है इसमें ये खाली थॉट्स के बारे में बात नहीं हो रही कि मैंने बोला, आपने सुना, उसके बाद आप घर गए एक थॉट के फॉर्म में, खाली इतना नहीं है। इसमें और गहरी चीज है, और गहराई हम रोज जीते भी हैं उसको। हम रोज सोते हैं, फिर रोज उठते हैं। कभी हम लोग किसी पॉलिटिशियन के घर में घूमते हैं,
कभी कहीं, तो कैसे जाते हैं, किस तरह से हम ट्रैवल करते हैं, दैट इज साइको साइबरनेटिकली। क्लियर? ये बहुत बार बहुत से शब्दों में हम लोगों ने शेयर किया है कि जैसे हम सोते हैं, वी ट्रैवल, व्हाट ट्रैवल्स, हु गोज, कहाँ गए नहीं, हम यहां से सोए, वहां नींद खुली, बीच का जो रास्ता था किसने ट्रैवल किया, इसको मेरे हिसाब से साइको साइबरनेटिकली बोल रहे हैं। इसको मैथमेटिकल सिलोजिज्म्स के फॉर्म में, बिकॉज ये ऐसा प्रॉब्लम है ना, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है हमारे लाइफ के साथ। अभी फिजिकल बॉडी है, ये मरने वाली है, और हमको इतना पक्का भरोसा है कि हम यही हैं कि कोई और इसके खिलाफ कुछ बता भी दे तो भी इस शरीर को समझ में नहीं आता है। इसीलिए कह रहे हैं हम इसको मैथमेटिकली आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तब शायद आपको कुछ लाइट क्लिक हो। This applies also to Buddha's theorem of immortality, in which his triumphant call, बुद्ध की जो immortality वाली बात थी, और ये साइको साइबरनेटिकली वाली जो बात है, ये बुद्धा की जो थियरम है उस पर भी अप्लाई करती है। बुद्धा कह रहे हैं, lend me your ear, अपने कान मुझे दीजिए। मेडिकेंट, साधुओं, immortality has been found, immortality पा लिया गया है, अपने बारे में कह रहे हैं, मुझे मिल गया है। फाइंड इट्स लॉजिकल बेसिस, अब तुमको मैं इसका लॉजिकल बेसिस दे रहा हूं, रास्ता दिखा रहा हूं, क्योंकि अब तक तो लगता था कि इमोर्टैलिटी कंप्लीटली इलॉजिकल है, बात ही बेतुकी है, लेकिन मैं उसके बारे में एक एक स्टेप, लॉजिकल स्टेप दे रहा हूं। फॉर ही प्रूव्स दैट मैन्स इनर एसेंस एज सच कैन नॉट बी अफेक्टेड बाई डेथ, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है इस बात को कि हमारा जो एसेंस है उसको डेथ टच नहीं कर पाएगा। What then do we understand by inner essence of a thing? तो बुद्ध जिस चीज को हम inner essence बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है? It is that through the abolition of which the thing itself is abolished. पहले तो इन्होंने किसी भी चीज का, खाली हमारा ही नहीं, किसी भी चीज का inner essence का definition दिया है। हम लोग मैथमेटिक्स में ना पहले डिफाइन करते हैं चीजों को, तो किसी भी चीज का इनर एसेंस क्या है? वो इनर एसेंस वो चीज है जो अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो वो चीज डिस्ट्रॉय हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे, पानी का इनर एसेंस भाई पानी है, उसके ऊपर कलर डाल दीजिए आप, तो कलर उस पानी का इनर एसेंस नहीं है। कलर हट गया तो भी पानी रहेगा, लेकिन पानी हट गया तो पानी नहीं बचेगा। ठीक? तो इनर एसेंस क्या है? इट इज, बड़ा मुश्किल है डेफिनेशन दे पाना किसी चीज का। देखिए लिखा है, it is that through the abolition of which the thing itself is abolished. inner essence किसी चीज का वो चीज है जो खत्म हो गया तो वो चीज खत्म हो गई। It is that which ultimately endows the thing with its reality. वो अपने आप में वही रियलिटी है उस चीज की। देखिए शब्दों का यूज करके हम लोगों को एक ऐसी चीज को समझना है जो हमारे लिए तो केवल आइडिया ही है। It is that which ultimately endows the thing with its reality. उसकी रियलिटी जो है उसी की वजह से वो वहां पर प्रेजेंट है। It is the kernel, the essence of the thing. ये उस चीज का kernel है, उसका जान है, उसकी एसेंस है। इसका उल्टा क्या है? The opposite of this. इसके उल्टे से शायद हमको समझ में आ जाए। The opposite of this is what is inessential to a thing. किसी भी चीज के लिए गैर जरूरी चीज क्या है? Essential तो हमको समझ में आ गया, अगर वो खत्म हो गया तो वो चीज खत्म। Inessential क्या है? It is constituted by ancillary qualities, extra qualities. अगर इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते जाए ना, तो देखेंगे कि ये अभी फिलहाल जो भी हम शब्द पढ़ रहे हैं, ये शुरुआत के एकदम शुरू में जब कोई पेंटिंग बनती है ना, तो उसका मतलब नहीं समझ में आती। कोई एक लाइन खींच रहा है, कहीं लाइन खींच रहा है, फिर कहीं लाइन खींच रहा है, ऐसे शुरुआत की लाइन है। इसलिए हर लाइन में मतलब ना भी मिले तो भी अपने आप को पेशेंटली रखें। इस इनएसेंशियल क्या चीज है? एंड इज कंस्टिट्यूटेड बाय द एंसिलरी क्वालिटीज विच मे इवन बी एब्सेंट विदाउट अफेक्टिंग द थिंग इन इट्स ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी। जब उस चीज का तत्व होता है, उसकी जो गैर जरूरी चीजें हैं वो क्या है? वो चीजें हैं जो बनता है बाय द एंसिलरी क्वालिटीज,
एंसिलरी मतलब एक्स्ट्रा क्वालिटीज। अभी समझ में आएगा। इन दिस सेंस एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज एन इनर सेंस। इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया में हर चीज का एक अपना अंदर का इनर एसेंस है, तत्व है। मैन टू हैज एन इनर एसेंस। भाई हमारे सामने जो चीजें हम देखते हैं, लाइट है, रोशनी है, उसका अपना खुद का एसेंस है। रोशनी को किसी चीज पर डालते हैं आप तो हमको रोशनी दिखती है। वैसे रोशनी भी बहुत हद तक मिस्टिकल है हम लोगों के लिए। जो पांचों एलिमेंट है दुनिया के, धरती तो देख भी सकते हैं हम लोग, हाथ से टच कर सकते हैं, रोशनी को तो फील भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? हीट को फील कर सकते हैं अगर गर्मी है, लेकिन लाइट को कहां से फील करेंगे? क्या अंधा आदमी बता सकता है लाइट जल रही कि नहीं जल रही? धूप के बारे में बता सकता है, लेकिन तो जो फीलिंग आती है हमको उससे मालूम पड़ता है। तो जो हीट है, किसी भी रोशनी का जो हीट की क्वालिटी है, वो उसकी इसेंशियल क्वालिटी है क्या एंसिलरी क्वालिटी है? इनएसेंशियल क्वालिटी है, गैर जरूरी। अगर गर्मी ना भी हो, जैसे अभी इस लाइट में कोई गर्मी नहीं है और मैं अंधा हूं तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि लाइट जल रही कि नहीं, लेकिन लाइट तो है, मेरे नहीं देखने पर भी लाइट है। इस तरह से देखा जाए तो दुनिया में हर चीज का अपना, भाई हर चीज अगर है, मेरे सामने टेबल है, कुर्सी है, पेड़ है, पौधा है, हर चीज है, उसका मतलब उसका एक इनर एसेंशियल क्वालिटी भी होगी, एसेंस भी होगा। और इंसान का भी एक अपना खुद का एसेंस होता है, विच फ्रॉम द टाइम इममेमोरियल हैज बीन कॉल्ड द सेल्फ। और आज से नहीं, पता नहीं कब से, शायद शुरुआत से इंसान ने, आदमी ने अपने एसेंस को क्या कहा है? सेल्फ, मैं, मेरा। द वर्ड आई एवरीवन मीन्स दैट इन विच ही इज अल्टीमेटली बाउंड अप। जब कोई भी ये कहता है मैं, तो उसका मतलब ये है कि किसी एक चीज के साथ वो बंधा हुआ है, उसी को बोल रहा है मैं। फिलहाल तो हम अपनी बॉडी को ही मैं बोलते हैं। इट इज इमटेरियल व्हाट मे बी दिस एसेंस दो through whose destruction he himself would be destroyed। अब यहां पर यह जरूरी नहीं है कि क्या चीज है वो एसेंस। ये वो चीज है जो अगर खत्म हो गया हमारे अंदर तो हम खत्म, ठीक है? अभी हम नहीं जानते कि हमारा एसेंस क्या है। whether his body, his mind, his will और एनीथिंग एल्स, क्या है पता नहीं। उसकी बॉडी उसका सेल्फ है, उसका माइंड उसका सेल्फ है, कि उसकी इच्छा उसकी सेल्फ है, पता नहीं क्या है। Consequently, the word I has as the declaration of one's own actuality। तो अभी फिलहाल पता नहीं बॉडी है कि हमारा माइंड है या हमारी इच्छा है, लेकिन जब आई बोलते हैं हम लोग, मैं चाहता हूं, मैं जिंदा हूं, तो इसका मतलब उसकी एक्चुअलिटी, जो उसकी सच्चाई है, वो जाहिर होती है। represents the most banal and the self-evident thing that can be imagined। सच्चाई वर्ड, देखिए सेल्फ हम अनित्ता बोला गया है, नाम भी दिए गए हैं, सोल फोल पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया है, लेकिन हम उसको उसके थ्रू समझ नहीं पा रहे हैं। कितनी बार लोग स्पिरिचुअली हम लोग घंटी बजाते हैं, लोग बोलते भी हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन फिर भी हम रोते पड़ते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए ही ये कह रहे हैं कि हमारी जो एक्चुअलिटी है, सच्चाई है, कुछ तो है हमारे अंदर, है कि नहीं? बट वी आर स्टिल लेफ्ट इन द डार्क एज टू व्हाट दिस एक्चुअलिटी गारंटीज फॉर अस। अभी भी हमको यह क्लियर नहीं है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। हम सेल्फ तो हैं, हम जानते हम हैं, लेकिन जब मर जाएंगे तब तो हम नहीं रहेंगे, इसलिए तो रोते हैं हम। एक सिंपल सा एग्जांपल ये है यार, हम सब सोते हैं फिर उठते हैं, सोते समय तो कोई रोता नहीं है कि हाथ पैर पकड़ के, अरे बाबा तुम सो रहे हो, तुम कल उठोगे नहीं उठोगे। हमको सबको पता है, मेमोरी में पता है कल सुबह उठेंगे हम, ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन मरते समय खाली अभी हमारा गेस वर्क है कि कुछ बुद्ध कह रहे हैं कुछ ऐसी चीज है जो डिस्ट्रॉय नहीं होती और जग जाती है फिर से, लेकिन हमको क्या पता, क्या गारंटी है? ये हमारी जो एक्चुअलिटी है इसका गारंटी क्या है, क्या हमको दे रहा है? द सेम ट्रेन ऑफ थॉट इज एक्सप्रेस्ड बाय शंकरा। शंकरा भी इसी बात को कहते हैं, शंकराचार्य, जब वो कहते हैं वी कैनॉट डेमोन्स्ट्रेट द सेल्फ टू एनीवन थ्रू प्रूफ्स, फॉर इट इज दैट विच एम्प्लॉयज ऑल द मीन्स ऑफ प्रूफ such as perception etc. in order to demonstrate a thing that is not known. The self is the basis, asraya, for the activity of proving, and thus is established even before the activity of proving. Wow.
We can dispute a thing that comes to us from without, but not the thing that is our own inner nature. शंकराचार्य ने एक्सपीरियंस किया होगा, उनकी आंखों से आंसू खत्म हो गए होंगे हमेशा के लिए। अब जो भी उनके आसपास रहे होंगे केवल उनकी आंखों से गेस कर पाते होंगे कि शायद ये बंदा जान गया है अपने आप को, अपनी एसेंस को टच कर लिया है, बस और कोई प्रूफ नहीं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है किसी और को उसका सेल्फ डेमोन्स्ट्रेट कर पाना, क्योंकि चमत्कार भी दिखा दोगे तो भी क्या, उसका डर तो खत्म नहीं हो जाएगा। मैं गया था कुछ दिन पहले किसी बड़े तांत्रिक गुरुजी के पास पूछने के लिए कि मेरा भविष्य क्या होगा। उन्होंने मेरा हाथ देखा, बोला अरे जो दुनिया में सबसे अच्छी चीज हो सकती है वो आपके हाथ में लिखा हुआ है। चला आया, अभी तक रो रहा हूं बैठ के, अभी तक अल्ट्रासाउंड का एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। तो जो डर है वो खत्म तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरे एसेंस के साथ कंप्लीट कांटेक्ट नहीं हुआ है वो एसेंस अंदर पड़ी है लेकिन मुझे नहीं पता उसके बारे में। कह रहे हैं कि किसी को डेमोन्स्ट्रेट करना पॉसिबल ही नहीं है, प्रूफ नहीं दे सकते, क्योंकि इट इज दैट विच एम्प्लॉयज ऑल मीन्स ऑफ प्रूफ, क्योंकि इसी की वजह से बाकी सब प्रूफ आप दे पाते हैं। जो हर चीज का बेसिस है, जैसे धरती है, अब उसके ऊपर आप घर बनाते हैं तो धरती को किस पे रखेंगे? मुझे बड़ा डर, बड़ी प्रॉब्लम हुई थी ये समझने में कि बचपन में ना जब कोई बोलता था कि धरती हवा में लटकी हुई है, स्पेस में लटकी हुई है, बोलता था स्पेस में लटकी हुई तो गिरती नहीं है क्या? क्योंकि हमारे लिए तो स्पेस की कल्पना क्या थी, हर चीज जमीन पे गिरती है। अब जाके थोड़ा बहुत दिमाग में ये झूठ इकट्ठा हो गया है, पता नहीं सच है कि झूठ की चीजें हवा में रहती हैं और कहीं गिरती नहीं, क्या पता गिरती हो। तो जो चीज इसका मतलब स्पेस धरती को अपनी जगह रखती है कि नहीं? स्पेस वो चीज है जहां पर धरती ठहरती है, राइट? स्पेस कहां ठहरता है? स्पेस किस चीज के ऊपर रखा हुआ है? हमारा तो दिमाग ही ऐसा है ना कि फालतू फालतू सवाल पैदा करता रहता है। कह रहे हैं सेल्फ वो चीज है जो हर चीज का प्रूफ देता है। आप जब किसी चीज को प्रूफ देते हो, भाई सूरज है, तो कैसे बताते हो? ये आंख है, इससे हमने सूरज देखा है, राइट? ये आंख की वजह से आप देख पाते हो, परसीव कर पाते हो आंख की वजह से। तो इस आंख के अंदर सेल्फ है जिसकी वजह से आप परसीव कर पाते हो, उसकी वजह से आप प्रूफ दे पाते हो। यही कह रहे हैं क्योंकि इट इज दैट विच एम्प्लॉयज ऑल मीन्स ऑफ प्रूफ। ये सारे नौकर हैं उसके, आंख नाक कान सेल्फ के नौकर हैं। सच एज परसेप्शन एटसेट्रा इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट अ थिंग दैट इज नॉट नोन। जो भी चीज आपको पता नहीं है उसको प्रूव करने के लिए आप आंख नाक कान का यूज करते हो। द सेल्फ इज द बेसिस, आश्रय। सेल्फ ही वो बेसिस है। जो हम लोग स्पेस पूछ रहे थे ना, स्पेस कहां रुकता है? ये कहने सेल्फ ही वो बेसिस है फॉर द एक्टिविटी ऑफ प्रूविंग, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए। एंड दस इज एस्टैब्लिश्ड इवन बिफोर द एक्टिविटी ऑफ प्रूविंग। इसलिए अगर कोई कहता है ठीक है मैं प्रूव करने वाला हूं, मैं आपको कुछ प्रूव करने वाला हूं सेल्फ के बारे में, ये सब बात करने से पहले सेल्फ रखा हुआ है पीछे, तो क्या प्रूव करोगे यार? वी कैन डिस्प्यूट अ थिंग दैट कम्स फ्रॉम अस फ्रॉम विदाउट। अगर बाहर से कोई चीज आ रही है हमको तो हम उसके बारे में बहस कर सकते हैं, यार ये हमारा सेल्फ है या नहीं है। लेकिन जो अंदर ही बैठा हुआ है, बट नॉट द थिंग दैट इज आवर ओन इनर नेचर। पता है क्यों नहीं समझ में आ रहा है अभी? कि हम बाहर सोच, हमारे थॉट्स ही बाहर है। फॉर हु एवर डिस्प्यूट्स इट सिंपली क्वेश्चंस हिज ओन ट्रू नेचर। क्योंकि जो भी बोलता है सेल्फ होता नहीं है, वो अपने आप का नेचर को ही बना कर रहा है। चलिए नया पैराग्राफ आ गया तो शायद थोड़ा बदलेगा, भाषा बदलेगी। यार अभी भी पेंटिंग चल रहे हैं, कुछ हम लोगों के ब्रश चल रहा है, पेंटिंग बन रहा है। डेस्क्रीट्स एक फिलोसोफर थे, एक्सप्रेसेस द सेम थिंग व्हेन ही सेज। वो जब बोलते हैं एक अपनी भाषा में, नाम क्वाद ईगो सिम क्वी दुबितेम क्वी इंटेलिजेम क्वी वेलेम ताम मैनिफेस्टम एस्ट अत निहिल उकरत per quad evidentis explorator। इंग्लिश में दिया है ट्रांसलेशन। that it is I who think, मैं हूं जो सोचता है। that is I who doubt, मैं ही हूं जो डाउट करता है। that is I who understands, मैं ही हूं जो समझता हूं चीजों को। it is I who wills, जो चाहता है। is so evident, ये अपने आप में इतनी साफ जाहिर है, that it cannot be made clearer by anything else। इसको मैं और कैसे आपको क्लियर करूं?
मैं आपको नहीं समझा सकता कि आपके अंदर भी वही आई है। यार ये क्या है? खैर कोई बात नहीं। सहर कह रहे हैं बाई यूजिंग द वर्ड आई, जब भी कोई बोलता है बंदा आई, मैं, इन द सेंस डिस्क्राइब, जैसे बताया गया, बुद्धा कैनॉट रन इनटू ऑपोजिशन विद एनीवन। भाई किसी के खिलाफ तो बात नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जो जिसका इनकार कोई भी करेगा, चाहे खूनी हो चाहे कोई भी हो। बुद्ध बोलते हैं दुनिया में मैं तो होता ही है। बिल्कुल होता है, कौन इसको मना कर पाएगा? आप कर सकते हैं मना? When Buddha says the word I, he cannot run into opposition with anyone, either with the naive, कोई बच्चे, natural man, or most thoughtful philosopher, कोई भी बहुत समझदार, with the materialist, भाई जो आदमी दुनियावाद है वो, या spiritualist आध्यात्मिक, या individualist और the pantheist। individualist मतलब जो कि अपने ऊपर भरोसा रखता है कि मैं हर चीज अपने मेहनत से करूंगा, और पैंथीस्ट मतलब वो जो देवताओं के ऊपर भरोसा करता है कि हम ईश्वर की पूजा करके उनको खुश करके अपना काम कराएंगे। भाई सब लोग विश्वास कर, सब लोग जानते हैं, मानते हैं कि मैं तो होता ही है, आई तो होता ही है। दे ऑल आस्क द सेम थिंग, सबके सब एक ही सवाल पूछते हैं, एम आई मॉर्टल और इमॉर्टल? या मैं मरने वाला हूं या बच पाऊंगा? ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। A question whose solution follows from that into which one now puts his I, and thus how he answers the question, in what does this I really consist? जब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मैं जिंदा रहूंगा या मरूंगा, तो इस क्वेश्चन में आई तो आ गया। तब अब इससे बड़ा सवाल यह है कि ये आई का ऑन्टोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किस चीज का बना है आई? From the time out of mind, man's faculty of reason has procured the most varied answer to this question of immortality, but without reaching any agreement. बहुत से लोगों ने कोशिश की है इसका आंसर देने की कि मैं किस चीज से बना है, लेकिन कुछ अग्रीमेंट, लोग आपस में एक दूसरे से अग्री नहीं कर पाते, क्लियर नहीं है आंसर। Why is this so? ऐसा क्यों है? As we have just said, the question about immortality of our I coincides with that concerning the nature of our I, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो हमारा आई है उसका नेचर क्या है। इमोर्टैलिटी उसी से डिसाइड होगी कि हमारा नेचर क्या है। एवरीवन हैज एन आंसर रेडी, हर किसी के पास आई के लिए अपना एक आंसर है। देयर इज नो लैक ऑफ डेफिनेशन फॉर आवर आई, बट दे ऑल अमाउंट टू टॉटोलॉजिकल असर्शन व्हिच डू नॉट सेटिस्फाई दोज हु मेक देम। सब लोग हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन कुछ क्लियर आंसर नहीं होता। एक बार शोपेनहावर का नाम सुना है आपने? मैंने अभी शोपेनहावर का एक फोटो, इसी सेंटेंस को मैंने फेसबुक पर डाल दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये फिलोसोफर थे, मुझे लगता है वॉक पर घूम रहे थे, उनके ऐसे लंबे लंबे बाल थे, ऐसा लगता है जैसे सींग निकले हुए हैं, और वॉक कर रहे थे। शोपेनहावर वाज वंस अरेस्टेड फॉर वॉकिंग इन अ पार्क एट अ प्रोहिबिटेड आवर। किसी गलत बंद रहा होगा पार्क, शाम का टाइम हो गया, किसी रात के टाइम शायद बंद कर दिया, वो पार्क घूम रहे थे, किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया। द अटेंडेंट आस्क्ड हिम, हु आर यू? तुम कौन हो? शोपेनहावर ने आंसर दिया, आह माय डियर फेलो, इफ ओनली आई न्यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन, हु एम आई? अरे यार, काश मुझे पता होता कि मैं कौन हूं, ये मेरा मैं किस चीज से। हम लोग डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे कि तो जरूर जेल हो गई होगी, उसको बाद में निकाल दिया होगा। That none of the familiar definitions of our I is adequate is due to the fact that here an essential element of every definition is overlooked. कहीं पर भी क्लियर नहीं है, बिकॉज जो आई का एक बहुत जरूरी एलिमेंट है उसको लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, ओवरलुक कर दिया है। इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्कवरिंग एन ऑब्जेक्ट एंड आइडेंटिफाइंग इट एज सच, देन एट लीस्ट वन अनमिस्टेकेबल फीचर ऑफ इट मस्ट बी नोन। इसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा है। मुझे बड़ी खुशी हुई थी इस बात को समझ करके कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग में। किसी भी चीज को समझने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, उसकी एक तो ऐसी क्वालिटी हो जो आप जानते हो, तभी तो उसको खोज सकते हैं। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्कवरिंग एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज को खोजना है,
आइडेंटिफाइंग इट एज सच, जैसी वो है, अगर उसको खोजना है, देन एटलीस्ट वन अनमिस्टेकेबल मेजर फीचर ऑफ इट मस्ट बी नोन। आपको उसकी कोई कम से कम एक क्वालिटी तो पता होनी चाहिए, लेकिन हमको अपने ट्रू सेल्फ की, अदरवाइज वी कैन नेवर एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग समथिंग एल्स टू बी दैट विच वी आर लुकिंग फॉर। क्योंकि अगर हमको अपने सेल्फ के बारे में एक क्वालिटी, कोई भी एक क्वालिटी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी और चीज को अपना सेल्फ मान बैठेंगे, जैसा हम लोग अभी कर रहे हैं। इस फिजिकल बॉडी को हम अपना सेल्फ मानते हैं, कुछ लोग अपनी अमीरी को अपना सेल्फ मानते हैं, कुछ लोग गरीबी को अपना सेल्फ मान के मायूस होते हैं, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम लुकिंग फॉर गोल्ड, अगर मैं गोल्ड खोज रहा हूं, आई मस्ट नो एटलीस्ट one specific characteristic of it, or else I run the risk of mistaking copper, brass, pyrites for gold. अगर मुझे गोल्ड की क्वालिटी, कम से कम एक ऐसी क्वालिटी जो किसी और चीज में नहीं है, वो नहीं पता, तो मैं किसी भी चीज को गोल्ड बोल दूंगा। Therefore, I must know at least one unmistakable feature of the self if I am to distinguish successfully between the objects of cognition of my eye as the self or subject of cognition. इसका मतलब ये है, अगर मुझे वो एक क्वालिटी अपने आप को जाननी है, तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। Therefore, I must know at least one unmistakable feature of self if I am to distinguish successfully between the object of cognition and my I as the self or the subject of cognition, ताकि हमको पता तो चले कि मैं ये जो ऑब्जेक्ट है या इसके अंदर में सब्जेक्ट कोई और चीज है। प्रॉब्लम यही है कि उसका सेल्फ का हमने अपने बारे में ना ढेर सारे आइडियाज फिक्स कर लिए हैं कि मैं तो ये हूं ही। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी पेंटिंग है यार, थोड़ा सा धीरज रखिए। इफ आई एम नॉट टू रन द रिस्क ऑफ रिगार्डिंग एज माई सेल्फ समथिंग दैट इज नॉट इट, देन आई हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड माई आई। जो भी चीज ऑब्जेक्ट है, जो चीज मैं नहीं हूं, उसके और मेरे बीच में डिफरेंस मुझे खोजना पड़ेगा, नहीं तो मैं किसी गलत चीज को अपना सेल्फ मान लूंगा। ये वन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मुझे मालूम होनी चाहिए अपने बारे में। दिस वन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द डाटा ऑफ सेंस परसेप्शन। कैसे मालूम पड़ेगी हमको अपने बारे में कोई ऐसी चीज जो कंफ्यूजन ना हो, पक्का हो, भाई यही आंख नाक कानी तो हमारे पास है, इसी से तो मालूम करेंगे। मस्ट हैव इट्स रूट्स इन कॉग्नाइजेबल रियलिटी। जो भी चीज आसपास देख सकते हैं उसी में इसका रूट होगा। मस्ट फर्निश दिस एविडेंस ऑफ एन एग्जिस्टेंस समथिंग विच कैन बी वेरीफाइड, और इसी दुनिया में उसको मैं वेरीफाई भी कर सकूं दोबारा प्रूव करने के लिए। एज येट नो वेस्टर्न फिलोसोफर हैज डिस्कवर्ड सच एन इनफैलेबल क्राइटेरियन फॉर आवर रियल आई। कोई भी वेस्टर्नर, कोई भी फिलोसोफर आज तक प्रूव नहीं कर पाया इस चीज को, क्योंकि बाहर कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जो मेरे कैरेक्टर से मैच करती है, जो एक्चुअली एक कैरेक्टर है जिसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, किसी और चीज में नहीं मिलती। एंड द बेस्ट प्रूफ ऑफ दिस, इसका सबसे अच्छा प्रूफ कहां आया है, इज दैट नो यूनिफॉर्मली वैलिड डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ इज टू बी फाउंड इन द वेस्टर्न थॉट। कहीं कोई प्रूफ नहीं दे पाया है वेस्टर्न थॉट में, एक बंदे ने दिया है खाली। द ईस्ट फर्निशेज सच एन इनफैलेबल क्राइटेरियन बाय बुद्धा। बुद्ध ने दिया इसका क्राइटेरियन। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत अलग तरीके से दिया है। मुझे पता नहीं इस बंदे ने क्या चाहिए होगा, बिकॉज उसको कुछ नहीं चाहिए होगा, जैसे कृष्णमूर्ति बोल रहे थे ना, वॉट दैट बॉय ही डिड नॉट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। क्योंकि जब तक आपको कुछ ना कुछ चाहिए, तब तक आप अपने सेल्फ को किस चीज से आइडेंटिफाई करेंगे, उसी चीज से जो आपको चाहिए। इफ आई सी अ ट्रेन रश पास्ट, मेरे सामने से अगर ट्रेन चली जाती है, आई नो दैट इट हैज नथिंग टू डू विथ माई सेल्फ। हमको पता है कि वो मैं नहीं हूं, मेरे आगे मैं था, आई और चली गई, मैं तो नहीं हूं। वाई नॉट? बिकॉज आई एग्जिस्टेड इवन बिफोर द ट्रेन अप्रोच्ड मी। मुझे पता है क्योंकि जब ट्रेन आई थी उससे पहले मैं यहां खड़ा था। एंड आई एग्जिस्ट आफ्टर इट हैज पास्ड मी एंड डिसअपियर्ड इनटू एग्जिस्टेंस। और मुझे पता है कि चली गई, फिर भी मैं यहां पर हूं। What comes after I have begun to exist and then disappears while I continue to exist cannot have anything to do with my I. जो चीज मेरे आने के बाद आती है और मेरे जाने के बाद तक
चली जाती है और मैं रहता हूं वहां पर, इसका मतलब वो मैं नहीं हूं। इफ माई कैश बॉक्स, मेरे जेब में से पर्स इज स्टोलन फ्रॉम मी, मुझसे चुरा लिया गया हो, देन द लॉस कॉजेज मी सफरिंग, उसका गायब होना, उससे मुझे तकलीफ होती है। बट दिस थेफ्ट हैज नॉट रिमूव्ड एनीथिंग ऑफ माई आई, ऑफ माई एसेंस, लेकिन इससे भी मेरे एसेंस को कोई चोट नहीं पहुंची। माई सेल्फ कैनॉट possibly be that which I see disappear and then know as having disappeared। जो भी चीज मेरे सामने डिसअपियर हुई और मेरे डिसअपियर होते होते मुझे दिख रहा है उसको डिसअपियरेंस, इसका मतलब ये डिसअपियर हो गई और मैं वो चीज नहीं हूं, क्योंकि मैं हूं अभी तक। अकॉर्डिंगली द मेजर प्रेमाइस, इस जो थियरम जो बुद्ध बता रहे हैं वो क्या है, ऑफ साइको साइबरनेटिक सिलोजिज्म ऑफ बुद्धा, ये जो थियरम बुद्धा ने बताया है उसका सबसे बड़ी बात ये है, इटैलिक्स में बता रहे हैं, दैट विच आई सी, जो भी चीज मैं देखता हूं, अराइज, उठते हुए, पास, चलते हुए, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इट्स ट्रांजिटरीनेस कैनॉट बी द आई, माई रियल सेल्फ। उल्टे तरीके से अपने आप को जानने का उन्होंने तरीका बताया, क्योंकि सीधे तरीके से हम अपने आप को जान ही नहीं सकते। सीधे तरीके से हम खाली दुनिया की चीजों को जान सकते हैं, और हमारा सेल्फ में एक भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो इस दुनिया से मैच करता हो। तो इसको जानने के लिए हमको उन सब बाहर की चीजों को एक एक करके हटाना होगा। तो बुद्ध बोल रहे हैं हटा कैसे रहे हैं, इस तरह से जो भी चीजें हमारे सामने आई और वो चली गई, अगर चली गई इसका मतलब वो मैं नहीं हूं। ये मेजर प्रेमाइस है हमारे थियरम का। जिंदगी में जो भी चीजें आपके सामने आई और फिर चली गई, इसका मतलब वो आप नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा डिप्रेशन हो, कितनी भी बड़ी बैड न्यूज हो, आई और चली गई, इसका मतलब आप वो नहीं है। तो फिर आप हैं कौन, कल डिस्कस करते हैं।